हेलो एंड वेलकम टू द लर्निंग ऑफिशियल। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग ऑफिशियल पर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले तमाम वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें और अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि आपके लिए ये अच्छा है या नहीं है। अगर अच्छा ना लगे तो फिर आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और जो इसका टॉपिक है भारत की नदियाँ। देखिए, भारत की नदियों को कुल दो भाग में बांटा गया है। एक है हिमालय की नदियाँ और दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। हिमालय से जो नदियाँ निकलती है एक भाग ये हो गया और दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ यानी दक्षिण भारत की नदियाँ बेसिकली। तो सबसे पहले हिमालय की नदियों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हिमालय की नदियाँ जो होती है वह हमेशा सदा नीरा होती है। सदा नीरा कहने का अर्थ होता है जिसमें हमेशा जल रहता है। और इसका उद्गम स्थल जो होता है कोई ना कोई हिमनद होता है। हिमनद क्या होता है तो बहुत बड़ा बर्फ़ का जो जमा हुआ रहता है टुकड़ा, वो हिमनद कहलाता है। बहुत ज़्यादा बर्फ़ की मात्राएँ वहाँ पे जमी होती है। और ये जो होती है पूर्ववर्ती अनुप्रवाह श्रेणी विकसित करती है, अर्थात ये लगातार बहती रहती है। इसी को पूर्ववर्ती अनुप्रवाह श्रेणी कहते हैं। काफ़ी चौड़ी भी होती है और जल प्रवाह दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसमें तलीय अपर्दन के कारण ये काफ़ी ज़्यादा गहरा भी होता है। और इसका वेग जो होता है वो अपेक्षाकृत कम होता है। चूँकि गहराई ज़्यादा होती है इसलिए वेग कम होता है। वही बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ की, तो ये नदियाँ सदा नीरा नहीं होती है और इसका जो उद्गम स्थल होता है वो कोई ना कोई हिमनद नहीं होता है। ये अनुवर्ती अनुगामी अनुप्रवाह श्रेणी प्रणाली विकसित करते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये कट जाता है पहाड़ों के माध्यम से, तो इसलिए इसे अनुवर्ती या अनुगामी अप्रवाह प्रणाली कहते हैं। इसकी चौड़ाई कम होती है और जल परिवहन के दृष्टिकोण से इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। ये पार्श्व अपर्दन करती है चूँकि तल में बेसार चट्टान पाए जाते हैं जिसके कारण ये तलीय अपर्दन नहीं कर पाती है। इसका वेग अपेक्षाकृत अधिक होता है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ को तीन भाग में बांटा गया है। एक है सिंधु नदी तंत्र, एक है गंगा नदी तंत्र और एक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये तीन नदी तंत्र हैं। नदी तंत्र का अर्थ क्या होता है कि जैसे एक मुख्य नदी है, इसमें एक सहायक नदी मिलती है, सहायक नदी मिलती जा रही है, सहायक नदी मिलती जा रही है, तो ये जो एक तंत्र का निर्माण करती है इसी को बोलते हैं हम लोग नदी तंत्र। बहुत सारी नदियों के मिलने से एक बड़ी नदी जो है कन्वर्ट हो जाती है, तो ये नदी तंत्र कहलाती है। तो सबसे पहला जो नदी है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है सिंधु नदी। तो सिंधु के अंतर्गत सिंधु एवं इसकी सहायक नदियाँ आती है, इसीलिए इसे सिंधु नदी तंत्र कहा जाता है। और इसके बहुत सारी नदी हैं जैसे सतलज है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, ब्यास है, ये सब इसकी सहायक नदी है। तो सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, नहीं है, इस सारा चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, सिंधु नदी जो है इसका उद्गम स्थल तिब्बत में कैलाश पर्वत का बोखर चू हिमानी है। नाम याद रखिएगा, बोखर चू हिमानी, बोखर चू हिमानी। ये कैलाश पर्वत जो है इसी के निकट है, तो बोखर चू हिमानी इसका नाम है। हिमानी का नाम याद रखिएगा, बोखर चू हिमानी। तिब्बत में इसे याद रखिएगा सिंगी खम्बान भी कहा जाता है, सिंगी खम्बान कहा जाता है। और यह लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच प्रवाहित होती है। देखिए, सिंधु नदी जो है, मान लेते हैं ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी, और ये जो है इधर आपका लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी पर्वत श्रेणी है, और इधर आपका जास्कर श्रेणी है, लद्दाख और जास्कर। तो इसी के बीच से सिंधु नदी जो है वो प्रवाहित होती है, निकलती है। तो याद रखना है सिंधु जो है वो लद्दाख एवं जास्कर से निकलती है। यह भारतीय भूभाग लद्दाख में प्रवेश करती है, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच प्रवाहित होती हुई। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि भारत के किस क्षेत्र में पहली बार सिंधु नदी प्रवेश करती है, तो लद्दाख में प्रवेश करती है। किस श्रेणी के बीच से प्रवाहित होती है, तो लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच से प्रवाहित होती है। यह नदी नंगा पर्वत को काटते हुए बुंजी नामक स्थान पर गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है और पाकिस्तान में कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है। पाकिस्तान के निकट कराची में अरब सागर में ये मिल जाती है। तो
याद रखिएगा, यहाँ पे गॉर्ज एक शब्द आया है। देखिए गॉर्ज क्या होता है, जहाँ पे अचानक से मुड़ाव हो जाए, नदी बन के लिए प्रवाहित हो रहा है और यहाँ से अचानक मुड़ाव हो जाए, जैसे ही मुड़ेगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढा टाइप का बन जाएगा। तो गॉर्ज का सीधा मतलब आप बहुत गहरा गड्ढा भी मान सकते हैं। देखिए तो इसकी कुल लंबाई की बात किया जाए तो 2880 किलोमीटर है, 2880 किलोमीटर है। लेकिन भारत में कितना है, तो भारत में जो है वो 1134 किलोमीटर है। भारत में 1134 किलोमीटर है। याद रखने के लिए याद रख सकते हैं 11 तिया 33, तो आसानी से याद रह सकता है 11 तिया 33 1 34। तो याद रह सकता है आपकी भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितना है, 1134 किलोमीटर है। सिंधु की प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो सतलज है, रावी है, ब्यास है, झेलम है, चिनाब है, जास्कर है, गिलगिट है, सियांग है। कि सतलज है, रावी है, ब्यास है, झेलम है, चिनाब है, जास्कर है, गिलगिट है और सियांग है। ये सभी सहायक नदियां हैं, सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु जल समझौता की बात किया जाए तो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, 1960 में, और इसके तहत पाकिस्तान सिंधु नदी के 80% जल का प्रयोग करेगा और भारत इसके केवल 20% जल का ही प्रयोग करेगा। ये 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। और आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान ये समझौता इसलिए मान रहा है अभी तक क्योंकि इसमें इसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। यदि इसमें भी भारत का थोड़ा अधिक फ़ायदा होता तो इस समझौते को भी पाकिस्तान अब तक नहीं मान रहा होता। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं सतलज नदी की। सतलज का प्राचीन नाम सतुद्री था, सतुद्री नाम याद रखिएगा। इसका उद्गम स्थल है राकसताल झील, राकसताल झील इसका उद्गम स्थल है। देखिए ये राकसताल झील जो है ये सभी मानसरोवर झील के निकट ही स्थित है। तिब्बत में इसे लांगचेन खंबाब कहते हैं और यह सीप किला दर्रे को पार करती हुई, कौन सा दर्रा, सीप किला दर्रा को पार करती हुई पंजाब के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है, 1050, 10 पचे 50, इसे आसानी से आप याद रख सकते हैं, 10 पचे 50, 1050 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है भारत में। और पंजाब में कपूरथला में यह ब्यास नदी में मिल जाती है। यानी सतलज नदी जो है वो ब्यास नदी में कहाँ पर जाके मिलती है, तो कपूरथला में। सतलज ब्यास नदी में जाके मिल जाती है कपूरथला में। सतलज नदी के किनारे जो बसे हुए शहर हैं, एक है लुधियाना और एक है फिरोजपुर। अब यहाँ पे फिरोजपुर से याद रखिएगा, फिरोजपुर को किसने बसाया है, तो फिरोजपुर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक FST ने बसाया था। सतलज नदी पर बनाया गया जो बांध है वो भाखरा नांगल बांध है, कोल बांध है और नाथपा झाकड़ी है। भाखरा नांगल कोल बांध है और नाथपा झाकड़ी है, और नाथपा झाकड़ी। तो याद रखिएगा भाखरा नांगल, कोल बांध और नाथपा झाकड़ी। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, जो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व वाला बांध, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है, तो भाखरा नांगल। लेकिन सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो टिहरी है, सबसे ऊंचा बांध टिहरी है। लेकिन सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध की बात करें तो कौन है, भाखरा नांगल। देखिए इसमें गोविंद सागर जलाशय की बात किया जाए तो किस नदी पर स्थित है, तो गोविंद सागर जलाशय सतलज नदी पर स्थित है। इसमें कुछ मिसप्रिंट है, चूँकि ये भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय नहीं है। भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो याद रखिए गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय जो है ये भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। इसमें मिसप्रिंट है। हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन याद आप जरूर रखिएगा, गोविंद सागर जलाशय किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। गोविंद सागर जलाशय सतलज नदी पर है। अब हम लोग बात करते हैं चिनाब नदी के बारे में। तो चिनाब नदी का प्राचीन नाम है आस्किनी, चिनाब नदी का प्राचीन नाम है आस्किनी। याद ऐसे भी रख सकते हैं कि आशिकी जो है वो चाइना के समान होता है, जो ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है।
आशिकी चाइना के सामान के जैसा होता है जो ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो आस्किनी। इसका उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश के निकट वारा लाचा दर्रा। वारा लाचा दर्रा इसको पढ़ते हैं लोग, वारा लाचा दर्रा। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। याद रखिएगा, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात किया जाए तो कौन है? चिनाब नदी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी। ये सलाल बांध परियोजना, दुलहस्ती बांध परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं। देखिए एक ट्रिक है, साला के बगल में दूल्हा, साला के बगल में दूल्हा। इससे हो गया आपका सलाल परियोजना, ये हो गया आपका बगलिहार परियोजना, बगलिहार, और ये हो गया आपका दुलहस्ती। दुलहस्ती, सलाल बांध परियोजना, बगलिहार बांध परियोजना और दुलहस्ती बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ये आपका चिनाब नदी पर है। साला के बगल में दूल्हा, ट्रिक से याद रख सकते हैं आप। आज की वीडियो को हम यही विराम देते हैं और मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में इस भारत की नदियाँ पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।